हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। ठीक है, यानी हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मगध का एक परिचय पढ़ते हैं। मगध प्राचीन भारत का 16 महाजनपदों में एक था। ठीक है, यह बुद्ध काल और परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिले शामिल थी। इसकी राजधानी गिरिवर्ध थी, बाद में राजगिरी बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ एवं जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अगर हम भौगोलिक स्थिति बात करें तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थापित हुई थी। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे, नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा एवं प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध को उत्कृष्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखिए, मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स, अवंती मिला लिया गया। इस प्रकार मगध विस्तार अखंड भारत के रूप में ही हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास में भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश है हर्यक वंश, जो 544 से चला 412 तक। संस्थापक बिंबिसार था। राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ध यानी पाटलिपुत्र बोल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रमुख शासक के बारे में। उनका नाम है क्या? बिंबिसार। तो इनका जो कार्यकाल क्या था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। एक मिनट। बिंबिसार इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसके शासनकाल में मगध में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। इसका नाम सेरेनिक था, जो जैन साहित्य में। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी थी, उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकौशला देवी, जो कौशल राज की पुत्री और परसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसका 1 लाख वार्षिक आय था। दूसरी पत्नी का नाम था वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना यानी छलना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध को पश्चिम एवं उत्तर को विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त किया। बिंबिसार ने अंग राज को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को मित्रता कर ली। अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी में मगध का राजगद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। अब पढ़ेंगे अजातशत्रु बारे में। तो अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी में। अजातशत्रु का कौशल नरेश परसेनजीत से युद्ध हुआ। परसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। परसेनजीत की अपनी पुत्री वाजिला का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन मतनोमी था। अजातशत्रु लिच्छवियों से युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिक मित्र वत्सकार से सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूलक महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय ही राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन किया मगध में। अब पुराने को 28 बोला जाता है। 32 वर्ष शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके अपने पुत्र उदयन ने मार डाला। यानी जैसा करनी वैसा भरनी होता है। अब देखिए पढ़ेंगे उदयन के बारे में। 460 ईस्वी से 444 ईस्वी में। एक मिनट। हम पुराणों में जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतनोमी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके आमद शिशुनाग ने हटा दिया, मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी गई।
यानी आपका देख लीजिए कौन कौन हुआ, मतलब आपका हो गया पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, ठीक है। उसके बाद कौन आया, नागवंश यानी शिशुनाग वंश का नागवंश, ठीक है। देखिए तो बोल रहे हैं शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व इसे अवंती तथा वत्स राज का अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसने वैशाली को राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। अब देखिए कालाशोक के बारे में, तो कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 386 ईसा पूर्व, तो बोल रहा है क्या, इसका नाम पुराण तथा दिव्यवदना में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 28 वर्षों तक शासन किया। इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, है ना। देखिए बाणभट्ट रचित हरचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनाभ नामक व्यक्ति ने चाकू मार कर हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु को 366 ईस्वी के बाद मगध में 22 वर्षों तक शासन किया। लगभग कब बोला जाता है, 344 ईसा पूर्व शासन किया। कौन, आपका कालाशोक के 8 यानी 8 पुत्र बोल रहे हैं ना, नहीं सॉरी 10 पुत्र उन्होंने शासन किया। एक मिनट रुकिए। देखिए अब हमारा आगे है नंदवंश, जो 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 से 23 ईसा पूर्व तक शासन किया। संस्थापक महापद्मनंद। तो महापद्मनंद बोल रहा है, पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद नामक एक क्षुद्र था, इसमें महापद्मनंद को सर्वछत्रंग मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। इसने एक छत्र शासन की स्थापना की और एक राट की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद इसका ही पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। अब बोल रहा है धनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा। धनानंद ने जनता से बहुत कर आरोपित किए, जिससे जनता को असंतुष्ट था। धनानंद के दरबार में चाणक्य यानी तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य के शासन के मगध साम्राज्य पर बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सर्वोत्कर्ष था पहुंच गया था। कौन, अब मौर्य वंश। इधर देखिए मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा और मैदान में नियंत्रण संभव हो गया था। तांबे और लोहे की खानों में निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियार के लिए आवश्यक था। जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगिरी और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगिरी पहाड़ियों में घिरा थी, शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा सोन गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से सुरक्षित था। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों में इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों से हाथियों को बड़े पैमाने से प्रयोग किया था। हर्यक वंश यानी हर्यक वंश का देखिए कौन है, इसमें कौन कौन था, 544 से 412 में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारी। ठीक है, तो हर्यक बिंबिसार 52 वर्ष शासन किया, अजातशत्रु 32 वर्ष और उदयन और उसके उत्तराधिकारी 48 वर्ष। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जो 412 से 344 ईसा पूर्व है। शिशुनाग काकवर्ण यानी कालाशोक और काकवर्ण के 10 पुत्र यानी 18 वर्ष शासन किया शिशुनाग। काकवर्ण 28 वर्ष और काकवर्ण का 10 पुत्र 22 वर्ष। उसके बाद आता है नंद वंश, जो 344 से 323 ईसा पूर्व है। महापद्मन और उसके 8 पुत्र, जिसमें 21 वर्ष शासन किया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।